यस। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपाही विद्रोह या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। हालांकि ये डिबेटेबल है। कुछ लोग उसको बोलते हैं इट्स मियरली ए सिपाही रिवोल्ट, इट्स सिपाही विद्रोह। और कुछ लोग उसको मानते हैं कि नहीं, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। हालांकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टुडे विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। उससे पहले वेल दिस इज अबाउट मी, ब्योमकेश में है, पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्सो जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट रहा हूँ और 10 साल से ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और मैं एक चीज़ बता दूं, अनअकैडमी ऐप में जो चीज़ें अवेलेबल है प्रेजेंटली जो है, मैं 4 फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री है, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें पीडीएफ वगैरह चाहिए। तो दोज हु वांट पीडीएफ उनके लिए एक बहुत अच्छा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसका जो टाइमिंग है, क्लास का टाइमिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, 9 से 10 बजे कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। फिर 10 से 11 बजे अब की बार यूपीएससी पार, जो कि क्वेश्चन सीरीज होगा। उसके बाद फिर 9 से 10 बजे कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। और फिर 10 से 11 बजे 20 का दम, ठीक है। जिसमें आपको ये कंप्लीटली फ्री क्लासेस हैं, उसके साथ साथ फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। एंड दिस विल बी रेलिवेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस। उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीडीएस, एनडीए के लिए भी रेलिवेंट होगा। अब देखो, आपके सामने 108 गोल्डन जीके ट्रिक्स लेके आया हूँ। कुछ ट्रिक्स ऑलरेडी है और कुछ ट्रिक्स जो है मैं ला रहा हूँ, जिसमें कम टाइम में आपको ट्रिक्स के हिसाब से जीएस को आप याद करेंगे, ठीक है। और ये एक सीरीज है जो मैं बता रहा था, अब की बार यूपीएससी पार वाला सीरीज है जो आपको देखने को मिलेगा। और 20 कदम जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। और देखिए, सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे मैं बता देता हूँ कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, फिर उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिलेगा, टॉप लेवल एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर। उसके साथ साथ जो है प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेगा, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज, बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा। उसके साथ साथ कहीं भी और कभी भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, अब जो है आपको करना क्या है, देखिए अनअकैडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दीज आर द टॉप एजुकेटर। और उसमें सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि हम लोगों का जो फीस है, कोर्स फीस है बेटा, वो बढ़ने वाला है, ठीक है। कोर्स फीस जो है वो बढ़ने वाला है। एंड हा वेरी शॉर्टली बट अभी के लिए कम रेट में मिल रहा है, अवेलेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी के लिए बहुत ही कम रेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक साल का जो फीस है आपको केवल एंड केवल 44,000 में मिल रहा है। एंड उसमें भी करना क्या है, आपको बीएम लाइव करना है तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर द बीएम लाइव। उसको आपको पड़ जाएगा 39,600। क्लियर है, एक साल के लिए। और 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 64,000 का है। और उसमें भी आपको करना क्या है, बीएम लाइव का कोड इस्तेमाल करना है, बीएम लाइव, बीएम लाइव कोड करना है, जिसमें आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएंगे और 57,600 में मिल जाएगा। अभी जो आ रहा है एक बहुत ही अच्छा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेंगे, जो आपको पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करेंगे।
कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, कौन सा चैप्टर को किस हिसाब से कवर करनी है। उसके साथ ही साथ आपके जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और मेंस के टेस्ट सीरीज जो लिखोगे आप मेंस में, उसका भी इवैल्यूएशन होगा साथ ही साथ। तो उसके लिए देखिए, एक साल के लिए 57,600 और 2 साल का 89,100, और बहुत जल्द ये सब का जो है प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर जो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने लेने के बारे में सोच रहे हो, अभी लेना उनके लिए इकोनॉमिक होगा। ठीक है, These are my marathon videos that are available in YouTube। आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में मैंने बनाई है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 की, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात होती है, ये एक कारण नहीं था जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। ये तो सबको पता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 किस लिए हुआ था। बिकॉज हुआ था जो है उसको कहा जाता है इमीडिएट कॉजेस, कि एक एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल हुआ था और उसका जो कारतूस थे, जो कैटरीज थे, दैट वाज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क, सुअर का चर्बी और गोमांस था। तो ये हिंदू धर्म के लिए भी और मुस्लिम धर्म के लिए, दोनों के लिए एक तरफ से दोनों ही मना कर रहे थे। एंड दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स, एंड विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी, दे फॉट अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। ये तो इमीडिएट कॉजेस था, बट केवल ये एक कारण नहीं था, बहुत सारे अलग अलग कारण थे। जैसे कि उसमें से राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज, जैसे कि धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस कॉज, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज, और सैनिक कारण, मिलिट्री कॉज। उसके बाद जो हुआ था इमीडिएट कॉज, उसके बाद जो है रिवोल्ट हुआ था। तो अभी हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉज में कौन कौन सा चीजें हैं जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिटिकल कॉज के बारे में। देखो, पॉलिटिकल कॉज को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ब्रॉडली पॉलिटिकल कॉज को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया। आप देख सकते हो, पहला कॉज क्या है, जैसे कि आउटराइट्स ऑफ वार, बहुत सारे लड़ाई हुई थी, बहुत सारे लड़ाई हुई थी, जैसे कि एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, देन उसके बाद बॉक्सर। तो ये सब वार में ब्रिटिशर जो है इंडियंस को हराए थे। उसके बाद आया था सब्सिडरी अलायंस, मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, राज्य हड़प नीति, उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा अभी। एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को कैप्चर कर लिया था। क्लियर है फ्रेंड? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो किया गया था कि बहादुर शाह को डिसरेस्पेक्ट किया गया था, डिसरेस्पेक्ट सोन टू द बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर कौन है? ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, उसके बाद जो नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई को भी जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला था, द ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉज फॉर द रिवोल्ट। एंड उसके बाद है एब्सेंटी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। हालांकि मुगल भी शासक किए थे, हालांकि दिल्ली सुल्तान्स में कई सारे वंश भी शासन किए थे वो, बट यहाँ वो नो डाउट कुछ ना कुछ यहाँ पे करते थे, बट उसके साथ साथ यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क भी करते थे। अब जैसे कि ताजमहल बनी है, रेड फोर्ट बनी है, ये सब उनके टाइम पे भी हुआ था, बट ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई मकसद नहीं था। मतलब यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब जो है इंग्लैंड को भेजते थे। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं। तो ये सब में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिशर ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को पूरे तरह से भारत के ऊपर जो है ये किया था, किस तरह से साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। सो 4 प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिसी को एक्सपांड किया था। पहला जो है बाय आउटराइट्स ऑफ वार। आउटराइट्स ऑफ वार का मतलब है जैसे कि एंग्लो सिख वार हुआ था। एंग्लो सिख, एंग्लो मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, तो एंग्लो ने सिख को हराया था। एंग्लो मैसूर वार हुआ था, मराठा वार हुआ था, मराठाओं को हराया था। एंग्लो मैसूर वार हुआ था, मैसूर को हराया था। देन वार ऑफ बक्सर हुए थे, बक्सर में हार गए थे। तो ये जो चाहे बक्सर की लड़ाई हो, चाहे एंग्लो मैसूर वार हो, थर्ड एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो वार, तो हर एक में ब्रिटिशर ने जो है इंडियन को हराया था और धीरे 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 अपना पॉलिटिकल एक्सपांसन करने लगे थे। दूसरा जो चीज है वो है सब सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस।
लॉर्ड वेल्सली ने उसको इंट्रोड्यूस किए थे। फिर से बता रहा हूं, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। और ये सिस्टम क्या था? दिस सिस्टम इन विच इंडियन स्टेट वर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट एनेक्सिंग देम। मतलब ये जो है ब्रिटिशर के, कोई भी राज्य जो है ब्रिटिशर के कंट्रोल में आएगा, ब्रिटिशर उसको बिना लड़ाई के। आमतौर पर ये जो पहले वाला जो पॉइंट था, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, बक्सर, ये सब लड़ाई करके उनको हराने के बाद कैप्चर किए थे। बट ये एक सब्सिडरी एक अलायंस ऐसा थी कि ब्रिटिशर जो है धीरे 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 बिना लड़ाई किए उसको कैप्चर करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब ये सिस्टम है। और उसके हिसाब से ब्रिटिशर को आप सुप्रीमेसी के हिसाब से मानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर वर सुपीरियर, वो जो कहेंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका कोई फॉरेन रिलेशनशिप किसी भी अलायंस के साथ, मतलब ब्रिटिशर को छोड़ के, ना ही पोर्तुगीज, ना ही डच, ना ही फ्रेंच, किसी के साथ आप संपर्क नहीं बना सकते, किसी भी प्रकार का संपर्क। और ब्रिटिशर जो है हेडक्वार्टर पे आमतौर पर रहते थे एंड वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन विदाउट कंसल्टिंग। किसी भी यूरोपियन को आप नहीं कर सकते ब्रिटिशर के बिना परमिशन के। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश ट्रूप हुआ करता था, दल हुआ करता था, उसको जो है राजा अपने खर्च पे जो है सारा चीजें करती थी। उसके साथ साथ धीरे 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 मतलब जो स्टेट है दे वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे जो है सुप्रीमेशी ऑफ ब्रिटिशर होता था। तो ये था जो है हम लोग का that is introduced by लॉर्ड वेल्सली, दैट इज सब्सिडरी अलायंस। क्लियर है? पर उसके बाद और एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? वो है लॉर्ड डेलहाउजी। और लॉर्ड डेलहाउजी आप देख सकते हो पिक्चर में है। लॉर्ड डेलहाउजी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, मतलब रिवोल्ट होने से एक साल पहले तक 1856 तक, वो कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हालांकि 1857 में गवर्नर जनरल जो है कैनिंग थे, और उसके बाद गवर्नर जनरल का पोजीशन चेंज होके वो वाइस रॉय बन गया था। मैं बताऊंगा फ्यूचर में। तो उन्होंने जो पॉलिसी की शुरुआत की थी, उस पॉलिसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट इज राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति का मतलब क्या है? कोई भी राजा का अपना अगर मेल चाइल्ड नहीं है, अपना अगर बेटा नहीं है, तो दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल। दोज रूलर हु डजंट हैव हिज ओन सन, तो दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आप देख सकते हो पिक्चर में जो खड़े हैं, लॉर्ड डलहाउजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और लॉर्ड डलहाउजी 1848 से लेकर 1856 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से थे। बट जब जब जो है रिवोल्ट हुआ तो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सब स्टेट आप देख सकते हो मैप में। जयपुर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये है जयपुर है, देन झांसी है, देन संबलपुर है, देन नागपुर है, देन सतारा, दैट इज इन महाराष्ट्र। तो ये सब एरिया को लॉर्ड डलहाउजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से कैप्चर किया था। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हो कि सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, दैट वाज कैप्चर्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन द ईयर 1848। संबलपुर है बेटा, दिस इज संबलपुर उड़ीसा में है, संबलपुर वेस्टर्न उड़ीसा में है, दैट इज कैप्चर्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन द ईयर 1850। झांसी तो सबको पता होगा, दिस इज झांसी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी वाली रानी थी, है ना? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो 1853 में। और नागपुर दैट इज आल्सो इन महाराष्ट्र, दैट इज 1853 में। और जयपुर, ये रैप जयपुर तो सबको पता होगा, राजस्थान, दैट इज इन द ईयर 1849 में। तो आपको ये कौन कौन सा एरिया है डॉक्टर, ये प्रीलिम्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इधर पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया है, कहाँ पे है, और कौन सा एरिया कौन सा ईयर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हुआ था। या फिर मेंस में भी ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो दिस इज, ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर से बता रहा हूँ, दोज रूलर हु डजंट हैव हिज ओन सन एंड डॉटर, दैट किंगडम ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल, और दैट वाज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद और एक चीज हुई थी कि
प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज्ड मिसरूल एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध मतलब आज के डेट में जो लखनऊ का जो एरिया है, यूपी के लखनऊ का एरिया है, उसको अवध कहा जाता है। ठीक है, ये कहा गया कि अवध में जो शासन कर रहे हैं वो ठीक से शासन नहीं हो पा रहा है, प्रजा उसमें खुश नहीं है, ये कहकर उसका रूल जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, ये कहकर वो खुद से ही शासन करने लगे। क्लियर है? तो लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेस अवध ऑन 13 फरवरी 1856। उन्होंने ये कहा था कि अवध को सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगा ये हम लोग रूल करेंगे और प्रॉपरली आप लोगों को शासन करेंगे। बट हुआ क्या, जैसे ही वो लोग रूल किए वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करने लगे, लोगों से रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स के हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे, और जिसके कारण प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगार जो है लोग ज्यादा होने लगे। ठीक है, और लोगों का जो जमीन वगैरह था उसको जबरदस्ती उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और जिसके कारण जो है 75,000 सिपाही ने पूरी तरह से अफेक्टेड हुए थे। तो ऑब्वियसली बात है, जो फार्मर हैं, जो पीजेंट हैं, या फिर जो भी जो लोग हैं, वो ये ब्रिटिशर का ये चीज़ों को पसंद नहीं किए थे कि ज़बरदस्ती जो है टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ा देना, देन बेरोजगारी होना, फिर उनका ज़मीन को छीन लेना, तो ये सब चीज़ें जो है गलत इम्पैक्ट पड़ा था, लोगों ने इस चीज़ को ब्रिटिशर का पसंद नहीं किए थे। तो आप देख सकते हो, एज ए पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी द टाइटल एंड पेंशन ऑफ सब इंडियन प्रिंस वर कंसिडर्ड। तो उसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के हिसाब से, जो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के हिसाब से, कि कुछ टाइटल्स, राजा महाराज के जो टाइटल है, उसके साथ साथ जो पेंशन मिलता था प्रिंस को, उसको जो है उन्होंने छीन लिया था। और एक चीज हुई थी, देखिए, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। अब बात आती है बहादुर शाह कौन है। बहादुर शाह जो है, मैंने मुगल एम्परर में आपको बताया था, बहादुर शाह जाफर और बहादुर शाह सेकंड सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। बहादुर शाह जाफर और बहादुर शाह सेकंड जो है सेम पर्सन है। तो बहादुर शाह जाफर जो है मुगल साम्राज्य के जो है अंतिम शासक थे, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जाफर, और सेकंड सेम चीज है। तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि उनको जो है ए मुगल एम्परर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी, बट आफ्टर हिज डेथ लॉर्ड डलहौजी अनाउंस द रूलर विडो जिनत महल, मतलब उनको कैप्चर कर लिया गया। उसके साथ साथ उनके जो वाइफ है जिनत महल को, वो ऑब्वियसली बात है रेड फोर्ट में रहते थे, तो रेड फोर्ट को जो है ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। तो रेड फोर्ट उसके बाद, मतलब बहादुर शाह जाफर के बाद, ना उनके बेटा को दिया गया, ना उनकी जो वाइफ है जिनत महल को दिया गया, दैट वाज कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर है? एंड लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट द सक्सेसर कैन नॉट यूज द इंपेरिकल टाइटल। तो राजा महाराज का जो इंपेरिकल टाइटल था, जो राजाओं का जो उपाधि था, उसको जो है उनके सक्सेसर, उनका जो बेटा है, उसको यूज नहीं कर सकता, जिसके कारण जितने भी मुस्लिम थे या फिर जो राजा के सपोर्टर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। दिस हर्ट द एक तरफ से द सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद एक चीज हुई थी, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई को जो ब्रिटिशर ने जिस प्रकार से बर्ताव किया था, वो भी एक रिवोल्ट का कारण बना था। आप लोगों को तो पता होगा कि बाजीराव सेकेंड का जो लास्ट पेशवा, मतलब लास्ट पेशवा जो बाजीराव सेकेंड थे, उनका जो पोष्य पुत्र थे नाना साहेब, पोष्य पुत्र थे। और पोष्य पुत्र होना मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के हिसाब से क्या था कि कोई भी राजा का अपना बेटा नहीं है खुद का, तो दैट किंगडम विल गोज अंडर द ब्रिटिश रूल, ये कहा गया था। तो इसलिए नाना साहेब जो है पोष्य पुत्र थे बाजीराव सेकंड के, तो दैट्स वाई मतलब सिंपल सी बात है, द लास्ट पेशवा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी, बट आफ्टर हिज डेथ दे रिफ्यूज टू पे द ग्रांट टू द रूलर एडॉप्टेड सन। मतलब जो ग्रांट था या जो पेंशन मिलना था, उसको नाना साहेब को नहीं दिया गया था। क्लियर पॉइंट? ही वाज सेंट टू कानपुर अवे फ्रॉम पूना, एंड ही देन traveled to different part of the country to create awareness about the British policy। उसके बाद जो है उन्होंने पूरा जो है दूसरे जगह पे जाके ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में उन्होंने लोगों को बताया था। और आपको तो पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, राज्य हड़प नीति। ठीक है, एंड अदर अदर रूलर हैड डाउट इन द ब्रिटिश रूल। तो रानी लक्ष्मीबाई का भी जो
झांसी था, उसको भी ब्रिटिशर ने हड़प लिया था, मतलब हड़पने की कोशिश की थी, इसलिए तो रानी लक्ष्मीबाई उनके खिलाफ लड़ाई की। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो रीजन था, और एक रीजन था कि एब्सेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब एब्सेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश का मतलब क्या है देखो, उससे पहले भी मुगल्स ने, दिल्ली सुल्तान ने, खिलजी डायनेस्टी ने, तुगलक डायनेस्टी ने, सैयद डायनेस्टी, लोधी, ये सब ने रूल किए थे। बट वो लोग यहाँ पर रहते थे, नो डाउट वो लोग एक्सप्लॉइट भी करते थे, उसके साथ साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते थे। जैसे कि रेड फोर्ट उन्होंने बनाया था, ताजमहल उन्होंने बनाया था, कुतुब मीनार जो है दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। तो ये डेवलपमेंटल वर्क करने के साथ साथ ये करते थे, यहाँ पर रह के यहाँ की डेवलपमेंट काम भी करते थे। बट ब्रिटिशर का इंटेंशन क्लियर था, यहाँ से जितने भी संपत्ति होते थे उसको वो ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं, इंग्लैंड को बेच देते थे, वो इंडियन के डेवलपमेंटल के लिए नहीं लगाते थे। तो जो भी चीजें, जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा पोस्ट ऑफिस, आपके दिमाग में आ रहा होगा रास्ता, रेलवे, ये सब बेटा इंडियंस की प्रॉफिट के लिए नहीं किया था, वो अपना प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहे थे। पोस्ट ऑफिस इसलिए कर रहे थे कि ताकि कम्युनिकेशन मिले, रेल रास्ता इसलिए कर रहे थे कि वो मतलब वेल्थ जो है ट्रांसफर कर सके, तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। ये अलग बात है कि इंडियन को भी कुछ हद तक वो जो है फायदा हो रहा था। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हम लोगों का पॉलिटिकल कॉजेस, दीज आर द पॉलिटिकल कॉजेस। तो एक मिनट में पॉलिटिकल कॉजेस थोड़ा सा देख लो जो मैंने अभी बताया, ठीक है? थोड़ा सा देखो पॉलिटिकल कॉजेस में ये जो चीजें हैं, पहला चीज मैंने बताया आपको, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है? वी हैव नाउ डिस्कस अबाउट आउटरेट्स ऑफ वॉर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी और एनेक्सेशन ऑफ अवध, पहला चीज। दूसरा चीज हमने डिस्कस किया, डिसरेस्पेक्ट सोन टू बहादुर शाह जाफर, जो दिल्ली के सुल्तान थे, मुगल एम्परर के लास्ट सुल्तान थे, ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई को किस प्रकार से ट्रीटमेंट मिला था। देन उसके बाद उनका ब्रिटिशर का इंटेंशन, एब्सेंट ऑफ सोवरेनिटी, मतलब किसी भी प्रकार का भारत के प्रति उनका दिल नहीं था, वो केवल एंड केवल भारत को लूटना चाहते थे। जो 400 साल तक पूरा देश को लूट चुके थे, वो भारत को कैसे छोड़ते, ठीक है? तो ये है पॉलिटिकल कॉज में। देखो उसके बाद आता है सोशियो रिलीजियस कॉज, सामाजिक एवं राजनीतिक, मतलब धार्मिक कारण, ठीक है? अभी हम लोग सेकंड पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया अभी डिस्कशन, ठीक है? नाउ विल डिस्कस अबाउट द सोशियो रिलीजियस कॉजेस। देखो सोशियो रिलीजियस कॉजेज में पहला चीज मैं बता दूं, देखो कुछ चीजें जो है, मतलब चाहे आप देखो धर्म के बारे में इंटरफेरेंस जो है किसी भी टाइम पे किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि धर्म एक सेंसिटिव चीज होती है, किसी को भी पसंद नहीं है। एंड देखो हम लोग का धर्म तो महान है ही, और हम लोग अपने आप पे जो भी है जैसा भी है, हम लोग उसको किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं, मतलब नहीं मानते हैं। तो जैसे कि उस टाइम पे हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से सती सिस्टम वाज देयर। सती प्रथा का मतलब क्या है, हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जलाया जाता था हस्बैंड के डेथ फ्यूनरल में। मतलब कितना आज के डेट में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब जिंदा जला देना आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड। और उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, शादी होके जवान के टाइम पे, मतलब एट द यंग एज बहुत लोगों का डेथ होती थी। तो सोचिए मतलब हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जलाया देना कहीं ना कहीं ये गलत था। और ब्रिटिशर ने उसको हटाने के लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में एक रिफॉर्म लाए थे कि एबोलिशन ऑफ सती एक्ट, मतलब एबोलिशन ऑफ द सती सिस्टम। नो डाउट उसमें कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन राय, ये सब ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को उसको हटाने के मामले में, और कुछ सोशल रिफॉर्मर सपोर्ट किए थे उसको हटाना चाहिए। बट उस टाइम पे इंडियन रिलीजन जो है ऑर्थोडॉक्स थे, उसको जो इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर का उनके धार्मिक चीजों पे जो इंटरफेरेंस था, ये चीजें उनको एक्सेप्टेंस नहीं था। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ साथ उसके बाद हुआ विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था 1856, मतलब एक साल पहले रिवोल्ट होने के। विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब क्या है, देखो विधवा जो है पुनर्शादी कर सकते हैं। पहले क्या होते थे,
नो डाउट सती सिस्टम हट गया था, बट बहुत विधवा होने लगे थे, क्योंकि मैं बताया था मेडिकल साइंस नहीं था तो ज़्यादा लोगों को डेथ भी होती थी। तो विधवा का लाइफ भी थोड़ा सा उस टाइम पे और भी पैथेटिक था। तो विधवा जो है दोबारा शादी कर सकते हैं, ये भी जो है। और उसके साथ साथ जो महिलाओं को, तो ये विधवा को शादी करवाना, ये भी उनको लगा हिंदू धर्म को कि ये उनके धर्म के ऊपर इंटरफेरेंस है, तो दे डजंट अप्रिशिएट दिस थिंग। उसके साथ साथ जो पश्चिमी सभ्यता एवं जो वेस्टर्न एजुकेशन टू द गर्ल्स, हालांकि पंडित मौलवी उसके विरोध में थे कि महिलाओं को जो है पश्चिमी सभ्यता या वेस्टर्न एजुकेशन नहीं देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर भी दिए जा रहे। तो दीज आर मे बी ये कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए भी था, बट उस टाइम पे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से उसको हमने गलत तरीके से ले लिया था, और दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ द सोशल रिलीजियस, मतलब मेन कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला चीज आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा है कि इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम लाइक सती सिस्टम, विडो रीमैरेज एक्ट और वेस्टर्न एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड। सती सिस्टम कब हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे। विडो रीमैरेज एक्ट कब पास हुआ था? 1856 में, ठीक है। विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1856 में, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो मॉडर्न इनोवेशन लाइक रेलवेज, टेलीग्राफ, ये सब भी हो रहा था। अब जैसे कि रेलवे की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे सोसाइटी में जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जाति सिस्टम, जाति प्रथा भी ज़्यादा ज़्यादा था। मतलब एक साथ जो है, मतलब ह्यूमन बीइंग को टच भी नहीं करते थे, एक तरफ से अनटचेबिलिटी वाज, मतलब अनटचेबिलिटी उस टाइम पे जो है, अस्पृश्यता, मतलब तो उस टाइम पे ज़्यादा था। तो चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है एक साथ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रियज हो, चाहे वैश्यज हो, चाहे शूद्रज हो, अब रेल चलेगा साथ में, एक ही डिब्बे में सब लोग बैठेंगे। बट नॉर्मल सोशल ट्रेडिशन के हिसाब से सब लोग एक साथ, जैसे कि सब लोगों के लिए एक मंदिर नहीं था, मतलब मंदिर में जो लोअर कास्ट थे उनको अलाउ नहीं था, बाथिंग घाट उनका अलग अलग था, सब कुछ अलग, रहन सहन सब कुछ अलग था। बट जब साथ में एक साथ होने लगे ट्रेन से, तो ये चीज़ें कुछ लोगों को रिलीजियस, कुछ लोगों का ये चीज़ें रिलीजियस सेंटिमेंट को हट किया। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद क्या है कि दैट इज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, डिसरेस्पेक्ट एंड इल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू इंडियंस। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? काला गोरा का भेदभाव। काला मतलब व्हाइट पीपल दे कंसिडर देम सेल्फ द सुपीरियर, द ब्लैक, जैसे कि हम लोग इंडियंस है, हम लोग को वो इन्फीरियर के हिसाब से देखते थे। और उसके साथ साथ करप्शन हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब रिच, जो अमीर है, जिसके पास पैसा है आसानी से छूट जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता था उसको मतलब मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते थे, ठीक है। देन उसके साथ ऑपरेशन ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब थे उनको टॉर्चर करते थे, उनको जेल में रखते थे, उनको मारते थे। देन फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, मैंने अभी बताया था कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा के प्रति जो पंडित थे और जो मौलवी वगैरह थे, और वो लोग जो है पूरे अपोज में थे। उनको लगता था कि उनके बच्चों को जो है क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफर करके कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? और टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, लैंड बिलोंगिंग टू द टेम्पल एंड मस्जिद, तो धार्मिक जगह पे वो टैक्स लगाते थे, वो चीजें उनको अच्छा नहीं लगा था। आप एक पिक्चर देख सकते हो किस प्रकार से सती सिस्टम चल रहा है, ठीक है, सती सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर देखिए इस प्रकार से सती, ठीक है, द सोशल लेजिस्लेशन ऑन द इविल सती, ठीक है, तो ये सब चीजें था, ठीक है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, द प्रोपोगेशन ऑफ द वर्क ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है, पर क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन को बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, खासकर महिलाओं को एजुकेशन और भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है अगला जो टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखो, इकोनॉमिक, जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, देखो इकोनॉमिक, आर्थिक कारण में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पहला चीज है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो इकोनॉमिकली हर एक चीज में उनको एक्सप्लॉयट करते थे, ब्रिटिशर जो है इंडियन को एक्सप्लॉयट करते थे। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है यहाँ पे टैक्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है यहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल होता था उसको जो है ब्रिटिश में भेजते थे,
वहां पे फिनिश प्रोडक्ट होके भारत में आता था ज्यादा रेट में। तो और यहाँ पे जितना भी कलेक्शन करते थे पैसा, सब कुछ जो है वो वहां बेचते थे। द डीके ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, ऑब्वियसली बात है, उनका जो मशीनरी, उनका जो टेक्निक है ज़्यादा एडवांस था, जिसकी वजह से हम लोगों का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो हैंडीकैप्ड है, जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग है, ऑब्वियसली बात है उसका जो है पतन हो रहा था धीरे धीरे। अगर पतन होगा तो जाहिर सी बात है, जो है स्वाभाविक सीधी चीज़ है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द इंडिगो कल्टीवेटर्स जो नील चाष करते थे, उनको ज़बरदस्ती चाष करवाया जाता था। देखो, एक होती है नेसेसिटी गुड्स, अब जैसे कि चावल है, दाल है, बट जैसे अब जैसे कि ये तो करेंगे फार्मर खाने के लिए। अब जैसे कि कुछ जो है बिजनेस क्रॉप होता है, कैश क्रॉप कहते हैं, जैसे कि इंडिगो है, जैसे कि टी है, जैसे कि कॉफ़ी है, बेटा रबर है, कॉफ़ी रबर ये सब खा के तो इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। बट चावल है, दाल है, तो उसको उस टाइम पे मजबूर किया जाता था कॉफ़ी, रबर, टी, इंडिगो ये सब करने के लिए। अगर वो नहीं करते थे, उनका जमीन को छीन लिया जाता था। तो जिसकी वजह से जितने भी फार्मर थे वो परेशान थे, उनको कैश क्रॉप करने के लिए मजबूर किया जाता ताकि वो बिजनेस कर सकें। और जाहिर सी बात है, ये सब सिचुएशन होगा तो पोवर्टी, उसके साथ साथ फेमाइन होगा, ठीक है। एंड पोवर्टी फेमाइन जब भी होता था, ब्रिटिशर कुछ नहीं करते थे डेवलपमेंट के लिए। एंड जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजन एंड डिक्लाइन ऑफ लैंड अरिस्टोक्रेसी, जमीन पे जो मालकाना हक हुआ करता था, उसको भी ब्रिटिशर धीरे धीरे छीन रहे थे। आप देख सकते हो पिक्चर। The handloom industries had been destroyed, weaver lost their job, फार्मर वर फोर्स टू ग्रो द कैश क्रॉप। मैंने बताया था कैश क्रॉप मतलब टी है, कॉफ़ी है, रबर है, ये सब कैश क्रॉप है। देर वॉज सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फेमाइन। ऑब्वियसली बात है, फूड कम होगा तो फेमाइन होगा। अब बात करते हैं मिलिट्री कॉजेस, सैनिक कारण क्या है। देखो, जब भी हम मिलिट्री कॉज की बात करते हैं तो मिलिट्री कॉज में क्या होता है कि चाहे हाई पोस्ट एंड हाई सैलरी गिवन टू द ब्रिटिशर्स, लो पोस्ट एंड लो सैलरी गिवन टू द इंडियंस, तो उच्च पदन जो है हमेशा जो है, देखो इंडियंस के लिए जो सबसे हाईएस्ट पद हुआ करता था वो है सूबेदार। चाहे जितना भी एफिशिएंट हो इंडियन, सूबेदार से ऊपर वाला पद इंडियन को नहीं देते थे। और एक चीज होती थी, एक ही जगह पे काम करते थे, बट सैलरी जो है ब्रिटिशर को ज्यादा मिलता था और इंडियंस को कम मिलता था। और हमेशा जो है इंडियंस को ट्रीटमेंट जो है सोल्जर के हिसाब से, खाना, रहना, सब कुछ ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट जो है इंडियन सोल्जर को अच्छा नहीं दिया जाता था। और ऑलवेज हाई पोस्ट एंड हाई सैलरी कन्फाइंड टू द ब्रिटिशर, लो पोस्ट एंड लो सैलरी गिवन टू द इंडियन। उसके साथ साथ कोई अलाउंसेस भी नहीं था, और प्रमोशन होने का चांसेस बहुत ही कम हुआ करता था। एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन इन द ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी में इंडियन ज़्यादा थे। उसके साथ साथ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जो है उनका परफॉर्मेंस पुअर था, बट इंडियन आर्मी जो है एक्टिव थे, ज़्यादा एक्टिव थे, जिसमें इंडियंस का एक तरफ से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था। आप देख सकते हो, ये उस टाइम का रियल पिक्चर है। द इंडियन सिपाही वर डिप्राइव्ड ऑफ हाई सैलरी एंड प्रमोशन। द हाई पोस्ट ऑफ एन इंडियन सिपाही वॉज दैट ऑफ सूबेदार। तो सूबेदार जो पोस्ट हुआ करता था, ये जो है उससे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट इंडियन को नहीं रखते थे उस टाइम पे। उसके बाद आता है इमीडिएट कॉस्ट। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है, एंड देखो ये एक राइफल है, ये कारतूस है, कारतूस, और ये है राइफल है। देखो ये बंदूक है, आपने मंगल पांडे मूवी देखे हो तो ऐसे लंबा सा बंदूक आता था, लंबा सा। तो देखो बंदूक में डालने के लिए जो राइफल, जो मतलब डालने के लिए उसको दांत में चुबाना पड़ता था। आप पिक्चर देखो, उसको दांत में चुबाना पड़ता था। एंड ये जो दांत में चुबाने वाला का, उसके बाद देखो दांत में चुबाने के बाद ये जो है एनफील्ड राइफल में डाला जाता था, ये ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे 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 करके फिर उसको गोली मारा जाता था। तो ये जो दांत में चुबाने वाला चीज है एनफील्ड राइफल का, कारतूस को, कारतूस का पिक्चर यहाँ पर देखो, तो ये दांत में चुबाने वाला ये जो चीजें है, ठीक है, ये जो चीजें है, तो दांत, एंड दैट इज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क। बीफ एंड पॉर्क, दैट इज मेड ऑफ, बीफ का मतलब क्या है बेटा, गोमांस है, पॉर्क का मतलब क्या है, सुअर का चर्बी है, ठीक है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से बीफ, गोमांस, गो माता के हिसाब से हम लोग मानते हैं, पूजा करते हैं हम लोग गौ माता को। चाहे जितना भी कोई नॉनवेज खाता हो, बेटा गो मांस जो है नहीं खाता हिंदू, ठीक है।
उनका धर्म नष्ट हो जाता है। और पॉर्क को जो है मुस्लिम्स भी जो है नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, बट स्टिल उनका मानना है कि सुअर का चर्बी जो पॉर्क नहीं खाते हैं उनका जो है एक तरफ से धर्म नष्ट हो जाता है, तो हराम मानते हैं वो लोग। तो बीफ एंड पर्क, दिस दोनों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों को दांत में चुबाना पड़ता था। तो दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स। तो दोनों को ही एक साथ हुआ था, दोनों को एक तरफ से फील हुआ। तो पहले से ही मैंने अभी बता चुका था कि देयर वाज पॉलिटिकल कॉजेस, देयर वाज सोशो रिलीजियस कॉजेस, देयर वाज इकोनॉमिक कॉजेस, देयर वाज मिलिट्री कॉजेस, और ये एक घटना हो गई थी इमीडिएट कॉजेस। तो आग लगने के लिए एक स्पार्क की जरूरत थी, आग के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। तो वो चिंगारी वाला काम, जो स्पार्क वाला काम किया था, वो इमीडिएट कॉज एनफील्ड राइफल का जो कारतूस, दैट इज मेड ऑफ बीफ एंड पर्क। तो उसके बाद पहला चीज तो ये है कि ये लोग गए थे कंप्लेन करने, जितने भी सिपाही थे, कि हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर हम लोग छोड़ देंगे आर्मी। फिर जबरदस्त, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर चुके थे, पहला चीज है उनको ब्रिटिशर को नुकसान होता है इसलिए मना किए थे। सेकंड थिंग, अगर वो प्लास्टिक या किसी और चीज का करते तो उनको खर्च ज्यादा देना पड़ता। तो कम खर्च के लिए और ऑलरेडी नुकसान, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे थे, नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने पूरा मना कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो, हम लोग चेंज नहीं करेंगे। बट ये घटना, this hurt the religious sentiment of Hindu as well as Muslim, and both Hindu and Muslim were united and they fought against the British without planning and without strategy, and that is the, यहाँ से शुरुआत होती है रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर है पॉइंट? तो ये था, मैंने पढ़ाया था, ये जो ये था, दिस 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 वाज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट 1857। तो ये जो आज का टॉपिक है हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल कॉजेस, we have discussed about the socio-religious causes, we have also discussed about the economic causes, we have discussed about the military causes, and we have discussed about the immediate causes। ठीक है, तो ये है रिवोल्ट का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा कि उसका नतीजा क्या हुआ था, इम्पैक्ट क्या हुआ था, कौन कौन से, कहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, किस प्रकार से किए थे, और एंड होने के बाद नतीजा क्या हुआ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।